नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2023 के लिए सीडीपी का जो सिलेबस है टॉपिक वाइज मैं कवर करने जा रहा हूं और टॉपिक के साथ साथ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, स्पेशली पिछले 2 सालों में, क्योंकि जब से ऑनलाइन परीक्षा हुआ है तब से कुछ लेवल थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा ऑफलाइन की वजह से। ऑफलाइन में जिस प्रकार से होता था उससे थोड़ा सा लेवल हाई देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 सालों में जो ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं इस टॉपिक पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं ये मैं टॉपिक वाइज आपका कवर कराऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देखते चलेंगे ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा अगर आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये अन्य सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सीडीपी का जो पार्ट होता है वो पेडागोजी के तौर पर अन्य सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प करता है। 50% यानी 15 अंक के प्रत्येक सेक्शन में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप रेगुलर क्लास जरूर लीजिएगा, ये पहली क्लास है सीडीपी का और इसी तरीके से रेगुलर क्लासेस आएंगी, टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी वर्षों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है जेंडर अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर एक सामाजिक संरचना। अब यहां पर जेंडर तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सामाजिक संरचना ये टॉपिक में क्या दिया गया है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, जो हिंदी में लिंग हम लोग यूज करते हैं शब्द, उसको अंग्रेजी में सेक्स कहा जाता है और एक और लिंग होता है हिंदी में ही जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। यहीं से अभ्यर्थियों का मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और सीबीएसई के पेपर में भी। देखिए, जो सेक्स होता है वो एक जैविक संरचना है और जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना है। अब जैविक संरचना और सामाजिक संरचना का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्स के बारे में, यानी लिंग के बारे में, यानी जैविक संरचना के बारे में। जैविक संरचना, इसे अंग्रेजी में हम लोग बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म होने के तुरंत उसी समय बच्चे की शारीरिक संरचना को देख करके बताया जा सकता है कि बच्चा बॉय है या फिर गर्ल है, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसी बनावट होती है, आप लोग समझ रहे होंगे, जिसकी वजह से तुरंत बताया जा सकता है कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो ये तो हो गया उसके जैविक के आधार पर। जैविक के आधार पर हम लोग उसका सेक्स निर्धारित कर रहे हैं, यानी उसका लिंग निर्धारित कर रहे हैं कि वो लड़का है या फिर लड़की है। इसीलिए जो सेक्स होता है, जो हिंदी में जिसे लिंग कहते हैं, उसे हम लोग जैविक संरचना बोलते हैं। यानी कि बच्चे के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, बच्चे के जैविक कंस्ट्रक्शन को देख करके, उसकी शरीर की बनावट को देख करके हम लोग उसका लिंग निर्धारित कर रहे हैं, तो इसे हम लोग सेक्स बोलेंगे। और जेंडर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, दोनों की इंग्लिश, दोनों की हिंदी लिंग ही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आप सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे तो लिंग शब्द को देख करके तुरंत उत्तर मत दीजिएगा। उसका इंग्लिश में भी उस प्रश्न को देख लीजिएगा कि वहां पर जेंडर लिखा हुआ है या फिर सेक्स लिखा हुआ है, क्योंकि अगर प्रश्न सेक्स के बारे में पूछेगा तो निश्चित तौर पर वो उत्तर बदल जाएगा और अगर प्रश्न जेंडर के बारे में पूछेगा तो उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, तो जेंडर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी शरीर की बनावट को देख करके बता दिया गया कि ये लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन जो समाज के लोग होते हैं, यानी कि उस बच्चे के परिवार के सदस्य या फिर उनके जो रिश्तेदार होंगे, जब उस बच्चे के लिए कपड़ा लाएंगे, मान लीजिए लड़का हुआ है तो उसके लिए पैंट शर्ट लाएंगे, और मान लीजिए लड़की हुई है तो उसके लिए क्या लाएंगे, फ्रॉक लाएंगे। ये क्या है, ये उसके शरीर के बनावट के हिसाब से तय नहीं हुआ, बल्कि ये समाज ने तय किया हुआ है कि लड़का है तो पैंट शर्ट पहनेगा और लड़की है तो फ्रॉक पहनेगा। यहां पर कोई ऐसा चीज थोड़ी है कि अगर लड़का है तो उसको फ्रॉक पहना देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये सामाजिक एक संरचना है कि लड़का है तो ये कपड़ा पहनेगा, लड़की है तो ये कपड़ा पहनेगा। जैसे कि आप लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते होंगे एज ए गर्ल, तो आप बोलेंगे कि मुझे कपड़ा दिखा दीजिए, तो जाहिर सी बात है आपके हिसाब से ही वो कपड़ा दिखाएगा, या तो साड़ी दिखाएगा या तो लहंगा दिखाएगा या तो ये सभी चीजें दिखाएगा। और अगर मान लीजिए इसी के जगह पर एक लड़का जाता है शॉपिंग मॉल में और वहां बोलेगा कि मुझे कपड़ा दिखा दीजिए, तो उसके लिए वो लहंगा नहीं दिखाएगा, बल्कि उसके लिए पैंट शर्ट का कपड़ा दिखाएगा या फिर जींस दिखाएगा, इस टाइप की चीजें दिखाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि जो चीजें हमारे जन्म से तय नहीं हो रही हैं, बल्कि समाज तय कर रहा है कि लड़का है तो पैंट शर्ट पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, धोती पहनेगा, और लड़की है तो साड़ी पहनेगी, लहंगा पहनेगी, और भी जो कपड़े होते हैं वो पहनेगी। यानी कि जो चीजें समाज तय करता है उसे हम लोग जेंडर बोलते हैं। जो चीजें समाज तय कर रहा है उसे हम लोग जेंडर बोलते हैं। अब जैसे देखिए, हमारे समाज में ये चीजें पहले से व्याप्त है कि
लड़का है तो वो क्या करेगा, वो बाहर जाकर के अपनी आजीविका का साधन जुटाएगा, यानी कि रोजी रोटी कमाने का के लिए वो मेहनत करेगा। और लड़की है तो वो क्या करेगी, वो घर का चूल्हा चौका संभालेगी। यानी कि ये जन्म से तय नहीं हुआ है, जन्म से तय नहीं हुआ है, बल्कि समाज ने ये नियम बना रखा है कि लड़की है तो ये यही काम करेगी और लड़का है तो यही काम करेगा। यानी कि जो चीजें सामाजिक तौर पर निर्धारित होती हैं उसे हम लोग जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। हिंदी तो दोनों का कॉमन है, तो हिंदी को तो आप छोड़ ही दीजिए, सेक्स का भी हिंदी लिंग होता है और जेंडर का भी हिंदी लिंग होता है, तो हिंदी वाले से आपको क्लियर नहीं होगा, आपको इंग्लिश वाले से क्लियर होगा। सेक्स जहां भी वर्ड दिखेगा इसका मतलब यह हुआ कि उसके शरीर के आधार पर आपको तय करना है कि उसका लिंग क्या है, वो लड़का है या फिर लड़की है। यानी कि ये शरीर के आधार पर तय हो रहा है, जैविक आधार पर तय हो रहा है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है। वहीं जेंडर की बात जब की जाती है तो जेंडर समाज तय करता है कि लड़की है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है और लड़का है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको कौन सा कपड़ा पहनना, उसको कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इस समाज की नीति को इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग देखते होंगे कि बॉलीवुड में या फिर कोई भी, अगर आप लहंगा पहन कर निकल करके रोड पर निकल जाएंगे लड़के हो करके, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको गोली मार दिया जाएगा या फिर कानूनी तौर पर सजा दे दिया जाएगा। लेकिन समाज में जो लोग आपको देखेंगे वो आपको देख करके आपका खिल्ली उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। समाज ने यह तय किया है कि लड़की है तो वो लहंगा पहन सकती है, लेकिन लड़का है तो वो लहंगा नहीं पहनेगा। इसीलिए जो चीजें समाज तय कर रहा है उसे हम लोग जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आता है जेंडर रूढ़िवादिता, जिसे हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई लड़की है, कोई लड़की, अभी भी गांव देहात में ऐसा देखने को मिला है कि लड़कियों को जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं, कहने का मतलब कि हाई स्कूल से ज़्यादा वो पढ़ने लगती है, तो गांव देहात के लोग उसका विरोध करते हैं। अरे यार लड़की है, इसकी तो शादी करनी है, क्यों इसको इतना पढ़ा रहे हो। तो ये क्या है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। उन्हें अभी भी ये लगता है कि लड़के ही केवल आजीविका का साधन जुटा सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि लड़के और लड़कियों को अगर समान तौर पर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जाएगी तो लड़का हो या फिर लड़की हो, समाज में एक इज्जतदार जिंदगी जी सकता है और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। यानी कि जो समाज की अभी एक छवि है कि लड़कियों को अभी भी गांव देहात में बहुत हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ने दिया जाता है और लड़कों को पढ़ाया जाता है कि उन्हें यह लगता है कि लड़के जो है वो आजीविका का साधन जुटाएंगे। तो यही चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं, जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। और ये तो हो गया रूढ़िवादिता। और जेंडर रूढ़िवादिता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेंडर के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि लड़की है तो आगे नहीं पढ़ेगी, लड़का है तो आगे पढ़ेगा। यानी कि किसके आधार पर तय हुआ? जेंडर के आधार पर। इसीलिए इसे बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। यानी कि समाज में जो पहले से चीजें चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी और वो अभी भी उसी तरीके से एक्सेप्टेबल है। ये केवल ये उदाहरण की बात नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आपके घरों में भी ये जनरल देखा गया है कि घर में अगर भाई बहन है तो मान लीजिए माता पिता कहीं चले गए हैं तो माता पिता लड़की को बोल करके जाते हैं कि बेटा खाना बना लेना और ये सब बोल खिला देना अपने भाई बहन को। लड़के को कभी नहीं बोला जाता। ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िवादिता ही तो है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके माता पिता के मन में भी ये इमेज बनी हुई है कि खाना बनाने का काम लड़की ही करेगी, लड़का भी तो कर सकता था। यानी कि पहले से जो चीजें चली आ रही हैं कि लड़की है तो वो घर का चूल्हा चौका संभालना है, लड़का है तो वो बाहर जाकर के व्यवसाय करेगा। तो ये चीजें जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और वो भी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए इसे जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है जेंडर पक्षपात, जिसे जेंडर बायस बोलते हैं। यानी कि लिंग के आधार पर, लड़के या फिर लड़की के आधार पर किसी भी एक पक्ष की तरफ झुकाव अगर है तो इसे हम लोग जेंडर पक्षपात बोलेंगे। यानी कि लिंग के आधार पर आप दूसरे लिंग से कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप लोगों ने जब आप बचपन में रहे होंगे तो आप दूरदर्शन पर एक कार्टून आता था मीना करके। उसमें क्या होता था, आप लोग देखते होंगे कि जो मीना लड़की थी और उसका जो भाई था, तो आम जब उसको काट करके दिया जाता था तो लड़के को ज़्यादा आम दिया जाता था और लड़की को कम आम दिया जाता था। तो ये क्या है? ये जेंडर पक्षपात के तौर पर देखा जाएगा। जेंडर पक्षपात के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि लिंग के आधार पर खाने की चीजों में लड़कियों को कम दिया गया और लड़के को ज्यादा दिया गया, तो ये जेंडर पक्षपात है। ठीक है, यानी कि सीधे तौर पर आप इतना समझ सकते हैं कि लड़के और लड़की में से किसी भी एक तरफ झुकाव अगर हो रहा है तो इसे हम लोग जेंडर पक्षपात बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एज ए टीचर
हमें क्या करना चाहिए कि लड़का हो या फिर लड़की हो, सबको एक समान नज़र से देखना है। किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ एक तरीके से कम झुकाव नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ, दोनों जेंडर की तरफ, मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों तरफ, लड़का या लड़की हो, दोनों तरफ हमारा झुकाव बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक को तवज्जो दे रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं और इतना ही टॉपिक है इसमें। अब चलिए इस पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर आपको मिलते ही मिलते हैं, तो ये 3 नंबर आपका इस वीडियो से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? अब देखिए यहां पर यह कहा गया है कि देखिए पुरुष और महिला की बात की गई है, यानी लिंग आ गया। लिंग के आधार पर ये जो चीज है कि महिलाएं हृदय से सोचती हैं और पुरुष दिमाग से सोचते हैं, ये क्या है? ये रूढ़िवादी विचार है। ये पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं वही चीज़ें अभी भी फॉलो करने के लिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले मान लीजिए कि महिलाओं को उतना पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, तो निश्चित तौर पर वो भावनात्मक तौर पर सोचती थी, यानी हृदय से सोचती थी। लेकिन जैसे ही महिलाओं को पढ़ने लिखने का मौका मिला तो वो भी कहीं ना कहीं हृदय से ज़्यादा, कहीं ना कहीं और ज़्यादा लॉजिकल हो गई अपने फैसलों को लेकर के। तो ये चीज़ें आप पहले मान सकते थे कि हाँ, महिलाएं जब उनको पढ़ने लिखने के लिए आज़ादी नहीं थी तब ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन आज महिलाएं पढ़ लिख करके हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो जो चीज़ पहले हो रही थी आज भी उसको पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट नहीं किया जा सकता। और ये जो कथन है ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचार को दर्शा रहा है। और किसके आधार पर? चूंकि यहाँ पर महिला और पुरुष यानी लिंग के आधार पर दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग लैंगिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे विचारों में लॉजिकल चीज़ें तभी इंक्लूड हो पाती है जब हम चीज़ों के बारे में चिंतन कर पाएं। और चिंतन कैसे कर पाएंगे? जब हम उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए पुरुष को भी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिले तो भी उनके लिए कहीं ना कहीं वो भावनात्मक तौर पर चीज़ों को सोचने लगेंगे, लॉजिकल के जगह पे, ठीक है, भावनात्मक तौर पर सोचने लगेंगे। तो ये चीज़ें अगर पुरुषों के साथ भी हो सकती हैं अगर उनको पढ़ने लिखने का मौका ना दिया जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर हमारे पुराने विचारों को दर्शा रही हैं, इसलिए इसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है, यह किस को दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा। कहा यह जा रहा है कि लड़की है तो वो गुड़ियों से खेलेंगी और लड़का है तो वो कारों से खेलेगा, और कपड़े के रंगों के हिसाब से भी कहीं ना कहीं उनको दर्शाने की बात की जा रही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये लिंग के आधार पर कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विचार को दर्शा रहा है कि लड़कियां हैं तो वो गुड़ियों से खेलेंगी और लड़का है तो वो कारों से खेलेगा। आज महिलाएं किस क्षेत्र में नहीं है? महिलाओं को देख लीजिए, आज वो फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, ट्रेन के लोको पायलट के तौर पर भी काम कर रही हैं। इसके अलावा अन्य जो भी फील्ड, जो भी पुरुष कर रहे हैं उसमें भी महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके आगे चल रही हैं। इसके अलावा पुरुषों को अगर आप देख लीजिए तो पुरुष कहाँ पर नहीं है? महिलाएं जिस प्रकार से पहले खाना बनाने के लिए बोला जाता था उसी प्रकार से पुरुष भी आज शेफ बनकर के 5 स्टार होटल में बहुत नाम कमा चुके हैं। आप लोग बड़े बड़े शेफ को जानते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो लिंग के आधार पर समाज में पहले से चली आ रही थी उसी विचार को दर्शाता है, तो उसे हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो उत्तर भी निगेटिव होगा। ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि एज ए टीचर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे और बच्चियों यानी लड़के और लड़कियों को सबको एक नज़रिए से देखें और इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर ढूंढना है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनसे लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता क्या कहता है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, जैसे पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने का अवसर उतना नहीं मिल पाता था, तो आज हम लोग बच्चे को गैर परंपरावादी यानी कि जो चीज़ें पहले से नहीं थी उससे जोड़ करके उदाहरण दे कि आज हम बच्चे को बता सकते हैं, कोई प्रत्यक्ष ऐसी महिला को दिखा सकते हैं कक्षा में कि ये देखिए ये महिला होते हुए भी इस फील्ड में है, यानी जिसमें पुरुष काम करते थे उस फील्ड में है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा एज ए टीचर हम बच्चे को उस पर डिबेट कराएंगे, चर्चा कराएंगे, उतना ही चीज़ें और ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चे उसके प्रति अवेयर होंगे, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, हमारा उत्तर नहीं होगा। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई पक्षपात हो रहा है तो उसको चुनौती देना, यानी कि
उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। अब यहां पर देखिए, लिंग के आधार पर अलग अलग बैठाने से होगा क्या कि जो लिंग के प्रति एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पक्षपात वाली भावना थी, उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो लड़के और लड़कियों के मन में उनके लिंग के प्रति चीज़ें थीं कि हाँ ये लड़की है, ये हमसे अलग है, ये लड़का है, ये हमसे अलग है, तो उसको कहीं ना कहीं टीचर के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है अलग अलग बैठा करके। अगर दोनों को एक साथ बैठाया जाता तो कम से कम ये वाली जो चीज़ें थीं कि ये लड़की है, ये हम लोग से अलग है, ये लड़का है, ये हम लोग से अलग है, उसको चुनौती दिया जा सकता था। चूंकि प्रश्न हमसे यही पूछा जा रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, तो यही वाली उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देती है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित कर रहा है? देखिए, यहां पर यह पहले से मान करके चला जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो एक तरीके से शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए कूदने वाला जो खेल है, जैसे कि बैडमिंटन में हमें शारीरिक गतिविधि करनी होगी, तो वो कहा जा रहा है कि लड़के इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और लड़कियां जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो संगीत में प्रतियोगिता में भाग लेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं रूढ़िबद्ध विचार को ये दर्शा रहा है लिंग के आधार पर। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे जेंडर रूढ़िबद्धता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को अगर आप देखेंगे, जेंडर स्थायित्व होगा नहीं, जेंडर पहचान होगा नहीं, जेंडर समानता तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि समानता कहां है? ये तो लिंग के आधार पर अलग अलग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये जेंडर रूढ़िबद्धता होगा। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जेंडर एक डैश अवधारणा है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, यहां पर तो जेंडर लिखा हुआ है, लेकिन कई बार प्रश्नों में आपको लिंग देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, लिंग को हम लोग अंग्रेजी में सेक्स भी बोलते हैं और अंग्रेजी में जेंडर भी बोलते हैं। तो चूंकि यहां पर हिंदी में ही आपको जेंडर लिख करके दे दिया गया तो कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए लिंग दे दिया रहता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये सेक्स के बारे में पूछा गया है या फिर जेंडर के बारे में पूछा गया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर जेंडर ना दे करके लिंग लिखा रहता तो आप अंग्रेजी वाले प्रश्न को एक बार जरूर कंफर्म कर लेते कि आपसे सेक्स के बारे में पूछा जा रहा है या फिर जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है। यहां तो क्लियर है कि हमसे जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना होता है। क्या होता है? सामाजिक संरचना। अगर प्रश्न आपसे सेक्स के बारे में पूछा रहता, यानी कि लिंग लिखा रहता, और अंग्रेजी वाले प्रश्न में ये चीज सेक्स लिखा रहता, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाता? जैविक हो जाता। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो सेक्स है, लिंग है, वो कैसे तय होता है? उसके शरीर से तय होता है, उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से तय होता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। तो अगर लिंग सेक्स के तौर पर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये जैविक होगा। लेकिन प्रश्न चूंकि हमसे यहाँ पर जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, यानी जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है, यानी कि महिला और पुरुष की जिम्मेदारी क्या क्या है ये हमें समाज तय करके देता है। हम जब जन्म लेते हैं तो ये भगवान तय थोड़ी किए हुए हैं कि लड़का है तो ये पैंट शर्ट पहनेगा, लड़की है तो ये लहंगा साड़ी सूट वगैरह पहनेगी। ये तो समाज ने तय किया है ना। तो इसीलिए इसे जेंडर को हम लोग सामाजिक संरचना के तौर पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यवसाय के संप्रत्ययों को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यालय को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाएं। इस युक्ति से छात्रों में, ध्यान से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है? गैर पारंपरिक कार्य। पारंपरिक कार्य का मतलब क्या हो गया कि अगर महिला है तो मान लीजिए कि वो घर पर खाना बना रही है, ठीक है, घर का चूल्हा चौका संभाल रही है, खाना बना रही है, तो ये पारंपरिक कार्य हो गया। यानी जिस प्रकार से पारंपरिक तौर पर ये देखा जाता है कि महिलाएं घर के लिए काम करेंगी और पुरुष बाहर के लिए काम करेंगे, तो ये पारंपरिक हो गया। और पुरुष होगा तो वो बाहर जाकर के काम करेगा। लेकिन गैर पारंपरिक बोला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि उल्टा बोला गया। यानी पुरुष जो है उसके लिए ये बोला गया कि वो घर के लिए खाना बना रहा है, और महिला जो है वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर के व्यवसाय कर रही है, आजीविका का साधन जुटा रही है, आजीविका का साधन जुटा रही है। तो ये गैर पारंपरिक बोला जाएगा, क्योंकि परंपरा ये है कि महिला जो है वो घर का काम करेंगी और पुरुष जो है वो आजीविका जुटाएंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा बताया गया है इस प्रश्न में। यानी कि इस प्रश्न में टीचर के द्वारा जानबूझ करके इस प्रकार का फ्लैश कार्ड दिखाया जा रहा है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस युक्ति से उसके छात्रों में क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, जब
इस प्रकार के महिला का कोई व्यवसाय से जोड़ करके दिखाया जाएगा और पुरुष का घर पर खाना बनाते हुए दिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको चुनौती मिलेगी। बच्चे जो अपने मन में पहले से धारणा बना लिए हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में भी इस प्रकार का माहौल देखते होंगे कि मम्मी है तो वो घर का खाना बना रही है, पापा हैं तो वो ऑफिस जा करके वर्क कर रहे हैं और पैसे ला रहे हैं, तब घर का राशन पानी और ये सभी चीज़ें आ रही हैं। तो जो चीज़ें वो जन्म से अपने परिवार में देख रहा है, जब उसको इस प्रकार का उदाहरण मिलेगा कि नहीं महिलाएं भी बाहर जाकर के व्यवसाय कर सकती हैं, पुरुष भी घर का खाना बना सकते हैं, तो ये उसके मन में जो लिंग के प्रति जो लैंगिक रूढ़िवादिता था उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगा, और लिंग के प्रति जो उसका एक तरीके से पक्षपात वाली चीजें थी वो भी धीरे धीरे कम होगी। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में ये धारणा बनेगी कि लिंग का तो व्यवसाय से या फिर किसी भी काम से कोई लेना देना ही नहीं है। लिंग के आधार पर जो हम लोग पहले से तय करते आ रहे थे कि महिला है तो वो घर का काम करेगी, वो चीज है ही नहीं, ये तो समाज ने तय किया हुआ है। इसलिए इसे कहीं ना कहीं उस बच्चों के मन में जो इस प्रकार की धारणा होगी उसको चुनौती मिलेगा इसको कम करने के सेंस में। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अगर महिला को खाना बनाते हुए दिखाया जाता और पुरुष को आजीविका का साधन जुटाते हुए दिखाया जाता, तब ये जेंडर आधारित प्रतिमान निर्माण होता, लेकिन ये उसको चुनौती मिलेगा। ठीक है, तीसरा देखिए, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। लचीलापन का मतलब क्या हो गया कि इस जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने की बात की जा रही है और उस कम करने को प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये बात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और अनुभवों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। ध्यान से देखिएगा, इसी प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी जैविक की बात करेगा यानी बच्चे के जन्म से जो उसके शरीर के आधार पर उसका लिंग निर्धारित हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लिंग बोलते हैं। और देखिए संस्कृति की बात की गई, संस्कृति क्या होता है, संस्कृति लोगों से ही तो मिलकर के बना हुआ है, समुदाय से ही तो मिलकर के बना हुआ है, समाज से ही तो मिलकर के बना हुआ है। तो जहां पर संस्कृति आ गया है, समाज आ जाए, समुदाय आ जाए और पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग स्वभाव या फिर जिम्मेदारी तय करने की बात आ जाए, तो वहां पर हमेशा जेंडर होगा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका लिंग हो जाएगा। लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और अनुभवों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। देखिए यहां पर समाज उसके लिए उपयुक्त मान रहा है कि लड़की है तो क्या काम करेगी और लड़का है तो क्या काम करेगा, तो जहां पर भी समाज आ जाएगा वो जेंडर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसके सीबीएसई के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, माफ कीजिएगा, ऑफिशियल जो इनका सिलेबस है उसमें ही टॉपिक लिखा गया कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर जहां आपको दिख जाए वहां पर समाज से ही तय होता है। सोशल मतलब क्या है, सामाजिक ही तो होता है। तो जहां पर जेंडर दिख जाए वो हमेशा समाज से जुड़ा होगा। संस्कृति की बात कर ली जाए, समाज की बात कर ली जाए, तो ये सब जेंडर निर्धारित करता है। और लिंग क्या होता है, तो ये उसके बच्चे के जन्म से यानी जैविक तौर पर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। देखिए फिर से लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य की बात की जा रही है, यानी कि लिंग के आधार पर कहीं ना कहीं ये भेदभाव किया जा रहा है कि लड़की है तो केवल संगीत में और नृत्य प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगी। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, तो ये चुनौती कहाँ दे रहा है, ये तो और उसको बढ़ावा दे रहा है ना, क्योंकि स्कूल ही ये प्रमोट कर रहा है कि लड़कियां हैं तो केवल डांस कॉम्पिटिशन में और म्यूजिक कॉम्पिटिशन में भाग लेंगी, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। दूसरा देखिए, लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यता में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहां पर लड़कियों को उसके आधार पर नहीं स्वतंत्रता दी गई है कि आप लड़की हैं तो आप किसी में भी पार्टिसिपेट करिए, बल्कि उसको जबरदस्ती संगीत और नृत्य में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है जबरदस्ती करने के लिए। तो ये उसको कहां व्यवहारिक उपागम में वृद्धि करेगा, ये तो उसको जबरदस्ती किया जा रहा है ना, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, ये जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि किसी के बारे में जाने बगैर उसके बारे में अपने मन में एक छवि बना लेना, इसे बोलते हैं पूर्वाग्रह। यानी कि जैसे देखिए, अगर आपके सामने कोई मैला कुचैला कपड़ा पहन करके आ जाता है तो आप उसके बारे में जाने बगैर आप अपने मन में अवधारणा बना लेते हैं कि ये
इतना गंदा कपड़ा पहना है ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं है। लेकिन देखिए, पढ़े लिखे होने का और कपड़े से कोई खास रिलेशन नहीं है। हो सकता है बच्चे की, उस बालक की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, जिसकी वजह से वो अफोर्ड ना कर पा रहा हो नए कपड़े या फिर फटे इस प्रकार की चीज़ें पहना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे के शिक्षित होने और उसके कपड़े से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग है। एक आर्थिक तौर पर है और दूसरा संज्ञान के तौर पर है, तो दोनों चीज़ें अलग थी। लेकिन आपने क्या किया, उसके कपड़े के आधार पर आपने अपने मन में उसकी एक छवि बना ली, तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह। इसी प्रकार से देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला गया कि लड़की, हमने उस लड़की के इंटरेस्ट के बारे में जाना ही नहीं कि लड़की का आखिर इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है कि उस लड़की का इंटरेस्ट क्रिकेट में हो सकता है बैडमिंटन में हो सकता है चेस में हो। लेकिन हमने क्या किया कि हमने उसको जबरदस्ती प्रोत्साहित कर दिया कि नहीं बेटा, आप संगीत में और नृत्य में पार्टिसिपेट करो। तो हमने उसके बारे में जाने बगैर उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया किसी काम को करने के लिए। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे पूर्वाग्रह बोलेंगे। यानी यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। यह बात बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प देखिए, यह प्रशासन के प्रगति दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो यह प्रशासन यानी स्कूल मैनेजमेंट जो है उसका प्रगतिशील दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक संकुचित माइंडसेट है, एक नैरो माइंडसेट है कि लड़कियों को केवल एक ही काम कराने के लिए बोला जा रहा है और लड़कों को केवल एक ही प्रकार के काम कराने के लिए बोला जा रहा है। तो यह विकल्प गलत हो गया। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। यह भी वाक्य कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर यह तय कर रहा है कि लड़की है तो वो कमजोर होगी और लड़का है तो वो मजबूत होगा। इसलिए उसके पिता के द्वारा बोला गया है कि तुम रो मत, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर देख सकते हैं 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक रूढ़िवादिता को, यानी कि जो समाज में पहले से चली आ रही हैं चीजें कि लड़कियां हैं तो वो कमजोर होंगी, लड़के हैं तो वो मजबूत होंगे, यानी जो चीजें चली आ रही हैं और लिंग के आधार पर चली आ रही हैं उसी को कहीं ना कहीं उसके पिता के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है इस वाक्य को बोल करके। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि आपके सोचने समझने के तरीके को बदल देगा। देखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अब जब से ऑनलाइन परीक्षा लेने लगा है तब से क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर देता है। मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि जेंडर जो है वो क्या है, वो आपका सामाजिक संरचना है, और जो सेक्स है यानी लिंग है वो क्या है, वो आपका जैविक संरचना है। अब केवल आपको इतने तक ही सीमित नहीं रहना है, अपने भी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है। अगर कहीं पर जेंडर के बारे में ये पूछ ले कि जेंडर क्या है, तो देखिए ये निश्चित तौर पर समाज के द्वारा तय किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना व्यवसाय खुद चुनते हैं। भले मैं महिला हूं तो आज के डेट में मैं फाइटर प्लेन भी उड़ा सकती हूं, मैं ट्रेन का ड्राइवर भी बन सकती हूं। अगर मैं एक मेल कैंडिडेट हूं तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या बनना चाहता हूं। मैं घर के लिए खाना भी बना सकता हूं या फिर कहीं पर शेफ भी बन सकता हूं, किसी होटल में जाकर के खाना बनाने का काम कर सकता हूं, जो कि महिलाओं के लिए काम होता था पहले के समाज के हिसाब से। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो जेंडर भूमिकाएं कहने के सेंस में कि आज जो एक सामाजिक संरचना भले ही है, जेंडर जो एक सामाजिक संरचना भले ही है, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअल है वो खुद से तय करता है कि उसे करना क्या है, उसे करना क्या है। अब मान लीजिए कोई एक महिला है, मान लीजिए वो पढ़ी लिखी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो व्यवसाय तो करेगी नहीं। अब जब पढ़ी लिखी नहीं है तो वो घर का खाना ही बनाएगी। लेकिन वहीं पर मान लीजिए दूसरी कोई महिला है जो कि पढ़ लिख करके यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर ली, तो जाहिर सी बात है वो आईएएस बन गई। यानी कि ये कैसे तय हो रहा है कि महिला है तो वो खाना बनाएगी या फिर आईएएस बनेगी? ये तय हो रहा है वो सीखी कितना है, वो अपने लाइफ में क्या सीखी है, क्या पढ़ाई की है, क्या की है। यानी कि ये जो जेंडर भूमिका होता है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो सीखा जा रहा है, जो लर्नड होता है, उसके हिसाब से तय होता है कि हमने जितनी पढ़ाई की उसके हिसाब से हमें हमारी भूमिका मिलेगी। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लर्नड एक्टिविटी या फिर लर्नड बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, तो लर्नड को ही बोला जाता है अधिग्रहित, यानी कि उस महिला ने जो कि आईएएस बनी महिला, उसने अपने व्यवहार में उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए वो सभी योग्यताओं को अधिग्रहित किया, यानी कि उन सभी योग्यताओं को सीखा, तभी वो जाकर के एक तरीके से आईएएस बनी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेंडर भूमिका को यहां पर अधिग्रहित व्यवहार बोलेंगे। यहां पर जब आप सभी विकल्पों को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि रटे रटाए प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, यहां पर देखिए पहला विकल्प यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिया गया जन्मजात व्यवहार। तो क्या जेंडर व्यवहार जन्मजात होता है? नहीं। जन्मजात कहने का मतलब कि जन्म से ही आपका व्यवसाय तय हो गया, उस सेंस में
कहा जा रहा है, तो जन्म से थोड़ी ये तय हो गया। राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा, उसमें योग्यता होगी तभी तो बनेगा। ऐसा अगर होता तो आईएएस का बेटा आईएएस ही बनता, पीसीएस का बेटा पीसीएस ही बनता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता। लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए उसे खुद भी तो उतनी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अगर वो योग्यता नहीं रखेगा तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं तो वो चपरासी भी बन सकता है। तो ये सभी चीजें आपको समझना होगा कि जो जेंडर भूमिका होती है वो हम अपने योग्यता के हिसाब से अधिग्रहित करते हैं, ठीक है, जन्मजात नहीं होता है, ये गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, जैविक संरचना की बात की गई है। तो जैविक संरचना तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब सेक्स के बारे में पूछा जाएगा, लिंग के बारे में पूछा जाएगा, तब वो जैविक संरचना होती है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, आनुवांशिक निर्धारित। तो ये यहां पर बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो जेंडर भूमिका है वो आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं हो रहा है। वही मैं आपको समझा रहा था दूसरे वाले विकल्प में कि डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर थोड़ी बनेगा, ये आनुवांशिक चीजें थोड़ी चल रही हैं। यहां पर उस बच्चे के द्वारा, उस डॉक्टर के बेटे के द्वारा वो योग्यता ग्रहण की गई है या नहीं, इससे तय होगा कि वो समाज में क्या भूमिका निर्वहन करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जो भी बच्चा बन रहा है वो कैसे बन रहा है, अपना योग्यता अधिग्रहित करके, यानी कि वो सीख करके बन रहा है। इसीलिए अधिग्रहित व्यवहार यहां पर बिल्कुल सही उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था, खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, लड़के के मन में कहीं ना कहीं यह पहले से व्याप्त है कि जो लड़के होते हैं वो गुड़ियों से नहीं खेलते, बल्कि कार और फुटबॉल इन सभी चीज़ों से खेलते हैं, और गुड़ियों से लड़कियां खेलती हैं। यानी लिंग के आधार पर पहले से जो समाज में व्यवस्थाएं हैं, जो पहले से समाज में अवधारणाएं हैं, उसी को कहीं ना कहीं ये बच्चा भी ढो रहा है। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी अवधारणा आगे बढ़ रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रूढ़िवादिता बोलते हैं। और किस आधार पर हो रहा है? तो ये जेंडर के आधार पर हो रहा है, इसीलिए इसे जेंडर रूढ़िवादिता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, जेंडर समानता तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों को जेंडर के आधार पर अलग अलग बताया जा रहा है। जेंडर समता भी नहीं होगा, जेंडर स्थिरता भी नहीं होगा, जेंडर पक्षपात होगा। क्यों? क्योंकि जेंडर के आधार पर ये उनको अलग अलग बताया जा रहा है कि लड़कों को ज़्यादा बुद्धिमान बताया जा रहा है और जोखिम लेने वाला, और लड़कियों को ज़्यादा ईमानदार बताया जा रहा है और एक तरीके से आज्ञाकारी बताया जा रहा है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि सभी लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार ही होंगी, ये जेंडर से थोड़ी तय होता है। वो तो किस परिस्थिति में है, किस माहौल में पल रही है, उससे तय होगा कि वो ईमानदार होगी या नहीं, और साथ ही साथ वो आज्ञाकारी होगी या नहीं। ये लिंग से तय थोड़ी होता है। अगर ऐसा रहता तो सभी लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, तो सभी लड़कियां समाज में आज्ञाकारी कहाँ हैं? तो ये जेंडर पक्षपात है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता को। क्यों? क्योंकि जो समाज ने पहले से तय कर रखा है कि लड़कियां हैं तो वो गुड़ियों से खेलेंगी, लड़का है तो वो कार से खेलेगा। तो ये रूढ़िवादी विचार दर्शाता है, जो कि वो बच्चा भी ढो रहा है। और किसके आधार पर हो रहा है? जेंडर के आधार पर रूढ़िवादी विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसे जेंडर रूढ़िवादिता ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर जो भी प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर पिछले 2 वर्षों में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उनके पेपर हैं। तो आप जरूर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बार बार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बार भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को सीरियसली कंसीडर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यहां पर भी कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर रूढ़िवादी विचार को दर्शाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। यहाँ पर यह माना जा रहा है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो घर के साफ सफाई के लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट हैं, तो इसीलिए कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए लड़कियों को बोला गया है, और लड़के को शारीरिक तौर पर मजबूत दिखाया गया है, इसीलिए फर्नीचर जैसे चीज़ों को हटाने या फिर हिलाने के लिए लड़कों को बोला जा रहा है। तो ये क्या है? ये रूढ़िवादी विचार है, क्योंकि लड़कियों को शारीरिक तौर पर कमजोर और लड़कों को शारीरिक तौर पर मजबूत दिखाया जा रहा है। ये रूढ़िवादी विचार है, और किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर, इसीलिए जेंडर रूढ़िवादिता ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो ये जेंडर पक्षपात को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर जेंडर रूढ़िवादिता दिया गया था तो वो वाला सही हो जाता है, लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता दिया नहीं गया है, जेंडर स्थिरता होगा नहीं, जेंडर समता होगा नहीं, जेंडर सशक्तिकरण होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस टॉपिक से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, मैंने सभी को आपको सॉल्व करा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के सेंस में। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उसी साथ में देखने के लिए, इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।